हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी एंथैल्पीज का कैलकुलेशन किया था। जो आज हम जो कर रहे हैं वो हमारा लास्ट एंथैल्पी है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं बॉन्ड एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अभी तक जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है सभी 1 मोल के अकॉर्डिंग है। तो इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड डिसोशिएट्स इनटू इट्स गैसियस एटम। गैस यहाँ पर जो भी हम बात कर रहे हैं वो सभी गैसियस कंपोनेंट होने चाहिए। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस कंपाउंड गेट डिसोशिएट्स इनटू गैसियस एटम इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो अगर हम बात करें यहाँ पर CH4, सपोज गैसियस फॉर्म से यहाँ पर इसको हम डिसोशिएट कर रहे हैं गैसियस एटम में, तो इसे आप क्या बोलोगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, राइट। तो यहाँ पर 4 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे आपको। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 4 बॉन्ड आपको ब्रेक करने पड़ेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सपोज यहाँ पर आपको x जूल एनर्जी देनी पड़ी एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, दूसरे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए y जूल एनर्जी देनी पड़ी, थर्ड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए या फिर W x y एंड z जूल ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ी। तो यहाँ पे डेल्टा H ऑफ एटमाइजेशन किसके बराबर होगा? x प्लस y प्लस W प्लस x प्लस y प्लस z के बराबर। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो एंथैल्पी देनी पड़ेगी उसे हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ रही है W या फिर X या फिर Y या फिर Z, इसको हम बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो एक पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और अगर हम बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा? 4 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ा? W प्लस x प्लस y प्लस z जूल एनर्जी। तो अगर एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देना पड़ेगा एवरेज एनर्जी, उसको हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी। तो व्हाट इज द बॉन्ड एंथैल्पी? इट इज द एंथैल्पी व्हिच इज इट इज द एवरेज एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट अ बॉन्ड प्रेजेंट इन कंपाउंड। तो एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ता है? बॉन्ड एंथैल्पी के बराबर। तो कितना होगा? W प्लस x प्लस y प्लस z अपॉन 4। तो यही क्या होगा? बॉन्ड एंथैल्पी। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें बॉन्ड एंथैल्पी का ही वैल्यू गिवन रहता है। अगर हम डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक H2 को जब आप डिसोशिएट करोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? 2H में, राइट। तो यहाँ पर आप हमेशा ये पॉइंट ध्यान रखें, जब आप बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें या बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी की बात करें, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात करें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी क्या होना चाहिए? गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। तो जब आप H2 को 1 मोल H2 को H में कन्वर्ट कर देंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, राइट। अगर हम H2 की बात करें तो कितना बॉन्ड होता है? एक ही बॉन्ड होता है। तो एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी लग रहा है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। यही एनर्जी किसके बराबर होगी? बॉन्ड एंथैल्पी के बराबर। क्योंकि यहाँ पे तो कितना बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा है? एक ही बॉन्ड ब्रेक करना पड़ रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ गिवन बॉन्ड, एवरेज एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड प्रेजेंट इन कंपाउंड। तो यहाँ पे ये आपको बात ध्यान रखते हैं, जब भी आप बॉन्ड एंथैल्पी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे सभी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में ही होना चाहिए। क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी टर्म हम किस पे लगा रहे हैं? गैसियस कंपोनेंट पर ही लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बॉन्ड एंथैल्पी से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सपोज आपको यहाँ पर एक रिएक्शन गिवन है, गिवन आपको C2H4 प्लस H2 की रिएक्शन से सपोज C2H6 बन रहा है, सभी गैसेस कंपोनेंट है, राइट। बॉन्ड एंथैल्पी कॉन्सेप्ट लगाने के लिए ये श्योर होना चाहिए कि सभी कंपोनेंट गैसियस हो। तो इन गैसेस कंपोनेंट के लिए आपको बॉन्ड एंथैल्पी के अकॉर्डिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बतानी है, ठीक है। अब आपको इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर कि इसे गैसियस एटम में ब्रेक करने के लिए कुछ एंथैल्पी रिक्वायरमेंट होगी जिसे हम बॉन्ड एंथैल्पी बोलेंगे। यहाँ पर भी सबके बॉन्ड एंथैल्पी आपको गिवन है। तो बॉन्ड एंथैल्पी यहाँ पर C2H4 के लिए अगर हम बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात करें तो ये क्या होगा? C2H4 को अगर आप गैसियस एटम में ब्रेक कर दो
तो जो एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी, एवरेज एंथैल्पी हर बॉन्ड के लिए वो क्या होगी, बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन होगी। इधर क्या होगा, C2H4 में कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड एंथैल्पी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, राइट। तो कितना बॉन्ड एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगा वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको गैसीय सेटअप में ब्रेक किया। ठीक है, H2 को आपने गैसीय सेटअप में ब्रेक किया तो इसका बॉन्ड एंथैल्पी आपको गिवन है। ठीक है, इधर भी आपको C2H6 को गैसीय सेटअप में ब्रेक कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको कितने कार्बन, 2 कार्बन गैसीय सेटअप प्लस 6 हाइड्रोजन गैसीय सेटअप। ठीक है, सपोज यहाँ पे ब्रेक करने के लिए आपको एंथैल्पी जो लग रही है डेल्टा H1 है, यहाँ पर एंथैल्पी डेल्टा H2 है, यहाँ पर एंथैल्पी डेल्टा H3। मींस कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक करना, कार्बन हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड ब्रेक करने में इतना एंथैल्पी यहाँ पे लग रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड को ब्रेक करने में इतना एंथैल्पी यहाँ पे लग रहा है, और कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन के 6 बॉन्ड को ब्रेक करने में इतना एंथैल्पी लग रहा है, ताकि आपको गैसीय सेटअप यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो ये तो बॉन्ड एंथैल्पी का इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। अब आपको कैलकुलेट करना है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी क्या है, C2H4 गैसेस प्लस H2 गैसेस से बनाना है C2H6 गैसियस। तो यहाँ पर इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगी, फाइनल इक्वेशन मिल जाए। C2H4 कहां पर है, यहाँ पर तो इसको करेंगे प्लस, H2 कहां पर है, यहाँ पर तो इसको भी करेंगे प्लस, C2H6 को उधर भेज दें तो इसको कर देंगे माइनस। तो यहाँ पर डेल्टा H किसके बराबर होगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H3। तो डेल्टा H1 डेल्टा H2 किसके थे, रिएक्टेंट की बॉन्ड एंथैल्पी थी, और डेल्टा H3 क्या है, प्रोडक्ट का बॉन्ड एंथैल्पी। तो यहाँ पे डेल्टा H ऑफ रिएक्शन आप कैसे निकाल सकते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ gaseous reactant minus bond enthalpy of gaseous प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी के अकॉर्डिंग अगर आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है तो ये मेक श्योर होना चाहिए कि सभी कंपोनेंट गैसियस फॉर्म में है। अगर कोई सॉलिड है तो पहले आपको उसको सब्लिमेट करना पड़ेगा, अगर कोई लिक्विड है तो उसको बॉन्ड एंथैल्पी कॉन्सेप्ट लगाने के लिए आपको पहले उसको वेपोराइज करना पड़ेगा, राइट। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, रिवीजन के लिए आपको बता दें, आपने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर्मेशन एंथैल्पी से भी निकाला था। फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट से भी एंथैल्पी रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। और एक कंबशन से भी आपने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाला था, कंबशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस कंबशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये तीनों आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी अगर आप रटते नहीं है तो भी ये सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैंने आपको रिलेशन बताया है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। ये सिंपल लॉजिकल बेसिस पे हमने इसको डेराइव किया है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। फॉर्मेशन में भी मैंने डेराइव करके ही आपको बताया था कि फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट में से अगर आप रिएक्टेंट की फॉर्मेशन एंथैल्पी माइनस करते हैं तो आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिलती है। और कंबशन में भी आपको डेराइव करके ही बताया है कि अगर आप रिएक्टेंट की कंबशन एंथैल्पी में से प्रोडक्ट की कंबशन एंथैल्पी को माइनस कर देंगे तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको मिक्सचर ऑफ एंथैल्पीज गिवन है, जैसे फॉर्मेशन का भी इंफॉर्मेशन गिवन है, कंबशन का भी इंफॉर्मेशन गिवन है और एक पर्टिकुलर रिएक्शन का एंथैल्पी पूछा है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंट एंथैल्पी जो भी गिवन है वो लिख के आप फाइनल इक्वेशन में क्या रिलेशन बनता है वैसे कैलकुलेट कीजिएगा। तो अगर आपको केवल फॉर्मेशन गिवन है तो रिलेशन आपको पता है, केवल कंबशन गिवन है तो रिलेशन आपको पता है, केवल बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है तो रिलेशन आपको पता है। बाकी अगर मिक्सचर ऑफ एंथैल्पीज दे दिया जाए तो आप यहाँ पे इस तरीके से रिएक्शंस अरेंज करके फाइनल रिएक्शन के लिए एंथैल्पी को कैलकुलेट करेंगे, राइट। चलिए तो बॉन्ड एंथैल्पी के बेसिस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन आपको कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है, तो सबसे पहले अगर बॉन्ड एंथैल्पी कॉन्सेप्ट लगाना है तो ये सबसे पहले मेक श्योर कीजिए सभी कंपोनेंट गैसेस फॉर्म में हो। तो यहाँ पे ये भी गैसेस है, ये भी गैसेस, सभी कंपोनेंट गैसेस है, ठीक है। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली बॉन्ड कौन से ब्रेक हो रहे हैं उसके लिए आप इसको पूरा ओपन करके बॉन्ड फॉर्म में बना लीजिए। कार्बन लुईस स्ट्रक्चर एक तरीके से, सॉरी यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रक्चर इसका बना लीजिए, ओपन करके बॉन्ड शो कर दीजिए। कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है। ये किसमें बन रहा है, कार्बन गैसियस में प्लस 2 हाइड्रोजन गैसियस एटम प्लस 2 क्लोरीन गैसियस एटम। तो ये तो सारे क्या है, गैसियस एटम है, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है।
बॉन्ड केवल कहां पर है, यहां पर ही है। तो इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? डेफिनेटली एंडोथर्मिक। तो बॉन्ड डिस्पोजल एंथैल्पी कैसी होती है, एंडोथर्मिक होती है। तो अगर आप डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालना चाहें तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बॉन्ड एंथैल्पी सभी कंपोनेंट गैसेस, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ gaseous product, sorry, gaseous reactant minus bond enthalpy of gaseous product। तो प्रोडक्ट साइड कोई बॉन्ड है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे तो सभी गैसेस एटम है, तो इन सबका बॉन्ड एंथैल्पी तो क्या रहना है, जीरो। तो हम केवल किसकी बात करें, रिएक्टेंट के बॉन्ड एंथैल्पी की। तो कितने हैं यहाँ पे, 2 बॉन्ड है, बिकॉज ये बॉन्ड एंथैल्पी हो कार्बन हाइड्रोजन के एवरेज बॉन्ड है। तो एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी लग रही है, तो जितने बॉन्ड है उन सबके लिए बॉन्ड एंथैल्पी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। डेल्टा एच ऑफ कार्बन हाइड्रोजन प्लस डेल्टा एच ऑफ कार्बन क्लोरीन। तो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड का एंथैल्पी कितना है, 402 into 400 प्लस कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड एंथैल्पी कितना है, 300, 2 into 300। तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 800 प्लस 600, तो कितना हो जाएगा 1400 किलो जूल। यहाँ पे इस रिएक्शन का एंथैल्पी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है आपको, कैलकुलेट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड। रिएक्शन आपको गिवन है, CH4 प्लस Cl2 की रिएक्शन से CH3Cl और HCl बन रहा है। सभी कंपोनेंट गैसेस है और गैसेस में होना जरूरी है, तो ही हम बॉन्ड एंथैल्पी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। इसके लिए इंफॉर्मेशन गिवन आपको, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है 100 किलो जूल पर मोल, और बोला है बॉन्ड एंथैल्पी यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है, और हाइड्रोजन क्लोरीन का बॉन्ड एंथैल्पी आपको गिवन है, राइट। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे, एंथैल्पी ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आप कैसे निकालेंगे। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट में से क्या करना होता है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट को आप माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको देखना होगा रिएक्टेंट साइड कौन कौन से बॉन्ड है और प्रोडक्ट साइड कौन कौन से बॉन्ड है। तो हम यहाँ पे इसको बॉन्ड की फॉर्म में ओपन कर देते हैं, CH4 प्लस क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड से क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस HCl। All components should be in gaseous form if you want to apply bond enthalpy concept। तो सभी यहाँ पर गैसेस फॉर्म में हैं। तो अब डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डेल्टा एच कार्बन हाइड्रोजन, रिएक्टेंट साइड कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, 4 बॉन्ड, प्लस डेल्टा एच क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड, इसी को आपको कैलकुलेट करना है, माइनस डेल्टा एच ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कितने बॉन्ड है, 3, प्लस डेल्टा एच ऑफ कार्बन क्लोरीन प्लस डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन, राइट। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना है, 100 किलो जूल एंथैल्पी आपको गिवन है, इक्वल टू 4 इंटू डेल्टा एच ऑफ कार्बन हाइड्रोजन की एंथैल्पी कितनी है, 400, प्लस कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड एंथैल्पी कितना है, 300, माइनस 3 इंटू कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंथैल्पी कितना है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंथैल्पी 400, प्लस कार्बन क्लोरीन का कितना है, सॉरी यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड एंथैल्पी तो आपको कैलकुलेट ही करना है, डेल्टा एच ऑफ क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। 3 इंटू 400 प्लस कार्बन क्लोरीन का कितना है, 300, प्लस हाइड्रोजन क्लोरीन का कितना है, 430, ठीक है। तो जस्ट आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना है। सो कितना होगा यहाँ पर, 100 इक्वल टू 400 इंटू 4 यानी 1600, प्लस डेल्टा एच ऑफ क्लोरीन क्लोरीन माइनस कितना होगा, 1200, माइनस 300, माइनस 430। तो यहाँ पर इन सबको इधर भेज दीजिए, तो डेल्टा एच ऑफ क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड कितना मिलेगा आपको, ये कितना हुआ, 1200 और 300 1500, 1500 और 400 1900, 90 30 इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा,
1930 प्लस 100 माइनस 1600, तो 1600 माइनस कर देना, तो 1930 में से 1600 माइनस किया 330, 330 प्लस 100 430 किलो जूल इस बॉन्ड का एंथैल्पी आपको मिल जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं। गिवन आपको कैलकुलेट एवरेज सल्फर फॉस्फोरस बॉन्ड एंथैल्पी इन SF6। गिवन है आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SF6 गैसियस, सल्फर गैसियस एंड फ्लोरीन गैसियस आर माइनस 1100, 274 एंड 80 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश करिए आप ये खुद से सोल्व करें। तो इंफॉर्मेशन क्या गिवन है आपको, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SF6। तो SF6 बनाना है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, 1 मोल कंपाउंड बन रहा हो एलिमेंटल से, तो सल्फर सॉलिड प्लस 3F2 की गैसियस F2 की रिएक्शन से SF6 बनेगा 1 मोल। सल्फर गैसियस फ्रॉम सल्फर सॉलिड 1 मोल, सल्फर यहाँ पे प्रोड्यूस होगा और आपको फ्लोरीन बनाना है 1 मोल, तो वो कहां से बनेगा, F2 से बनेगा। तो यहाँ पर गैसेस F2 से 1 मोल फ्लोरीन बनाएंगे, हाफ मोल F2 यहाँ पर यूज में लेना है, ठीक है। अब आपको बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ SF6, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा, यहाँ पर कंपाउंड के एटम्स में ब्रेक करने के लिए जो एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगा वो बॉन्ड एंथैल्पी होगा। बट आपको क्या कहना है, यहाँ पे एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी बताना है, तो हम क्या करें, यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन निकाल लें SF6 को। अगर आप यहाँ पर सल्फर गैस प्लस फ्लोरीन 6 फ्लोरीन गैस एटम में ब्रेक कर दें तो जो एंथैल्पी मिलेगी वो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगी, मींस 6 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एंथैल्पी। 1 बॉन्ड के लिए निकालना है तो आप क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर SF6 के लिए आप क्या करें, यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन निकाल लीजिए। तो SF6 कहां पर है, यहाँ पर इधर है, तो इसको करना पड़ेगा आपको माइनस। सल्फर गैसेस कहां पर है, यहाँ प्लस, और 6 फ्लोरीन एटम यहाँ पर 1 बन रहा है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करके प्लस आप करने वाले हैं। तो इसका एंथैल्पी अगर डेल्टा H1 है, डेल्टा H2 एंड डेल्टा H3, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डेल्टा H ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ SF6 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा H1 प्लस ऑफ डेल्टा H2 प्लस 6 टाइम्स ऑफ डेल्टा H3। तो ये कितना होगा, यहाँ पर माइनस ऑफ माइनस 1100 प्लस 274 प्लस 6 into 80, so it will be equal to 1100 plus 274 plus 5 कितना 480, तो कितना हो जाएगा, ये एडिशन कीजिए 1854 किलो जूल, ठीक है। तो अब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आपको क्या बताना है, एवरेज एंथैल्पी बताना है। तो यहाँ पर डेल्टा H ऑफ एटोमाइजेशन, डेल्टा H ऑफ एटोमाइजेशन किसके बराबर होगा, 6 into डेल्टा H ऑफ SF बॉन्ड। तो एक बॉन्ड का एवरेज एंथैल्पी इनटू 6 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी लगेगा वो सब मिला के देने पर ये सारे एटम में ब्रेक हो जाएंगे। सो आपको डेल्टा H ऑफ सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड निकालना है तो क्या होगा, डेल्टा H ऑफ एटोमाइजेशन अपॉन 6। सो डेल्टा H ऑफ एटोमाइजेशन कितना है, 1854 अपॉन 6, सो इट विल बी इक्वल टू 309 किलो जूल, राइट। नेक्स्ट गिवन आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ गैसेस H2 Cl2 एंड HCl are 104 58 एंड 103 किलो कैलोरी पर मोल रेस्पेक्टिवली, देन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस, HCl गैस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा वो आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। बॉन्ड एंथैल्पी आपको गिवन है डेल्टा H ऑफ H2 यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी आपको गिवन है कितना है 104। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी आपको गिवन है कितना 58 एंड हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है कितना है आपको 103, राइट। तो ये सब गिवन है आपको किलो कैलोरी पर मोल में गिवन है, ठीक है। और आपको बताना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो डेल्टा H फॉर्मेशन कब बोलेंगे, जब 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनेगा कहां से, एलिमेंटल स्टेट से। तो गैसियस क्लोरीन की बात की, गैसियस HCl की बात की है, तो उसके लिए आपको जो एलिमेंटल स्टेट में यहाँ पर हाइड्रोजन है वो भी गैसियस में होना चाहिए और क्लोरीन भी गैसियस में होना चाहिए। तो रिएक्शन तो आपका ये होना चाहिए, ठीक है।
अब इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, बॉन्ड एंथैल्पी के अकॉर्डिंग जो आप कैलकुलेट करेंगे वही होगा। तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी इस रिएक्शन का एंथैल्पी आप कैसे निकालेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ गैसियस रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्या होगा, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ गैसियस रिएक्टेंट कितना होगा यहाँ पर, डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, अब जो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ पर मोल दे रखा है तो एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतना है, तो यहाँ पे कितने मोल है, हाफ मोल, तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हाफ डेल्टा एच ऑफ क्लोरीन क्लोरीन माइनस डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन। ठीक है, तो पुट कीजिए यहाँ पे डेल्टा एच का हाइड्रोजन का बॉन्ड एंथैल्पी कितना है 104 प्लस हाफ इंटू क्लोरीन क्लोरीन का कितना है 58 माइनस HCl का कितना है 103। तो वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए, आप आंसर मिल जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। ठीक है, तो कितना होगा 52 प्लस 29 माइनस 10। सो क्या होगा यहाँ पे 9 to 11 5 to 7 and 8 minus 103, तो डिफरेंस लेने कितना हो जाएगा ये -22 किलोजूल पर मोल। तो यहाँ पे 22 किलोजूल मोल ऑफ एंथैल्पी यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगी 1 मोल ऑफ HCl को बनाने में, राइट। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। गिवन आपको AB, A2 and B2 are diatomic molecule if the bond enthalpy of A2, AB and B2 are in the ratio of 1:1:0.5 and the enthalpy of formation of AB from A2 and B2 is -100 kilojoule per mole. What is the bond enthalpy of A2? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन है आपको if the bond enthalpy of A2, B2 and A2, AB and B2 are in the ratio of 1:1:0.5, तो यहाँ पे इनके बॉन्ड एंथैल्पी 1:1:0.5 है, तो एक को x मान ले, दूसरा भी x हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा x/2। ये बॉन्ड एंथैल्पी यहाँ पर इनका रहेगा। ठीक है, रेशियो के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वैल्यू कंसीडर करी है। And the enthalpy of formation of AB from A2 and B2 is -100 kilojoule per mole. What is the bond enthalpy of A2? तो enthalpy of formation of AB की बात की तो 1 मोल प्रोडक्ट बनना चाहिए कहाँ से, एलिमेंटल स्टेट से, तो हाफ A2 गैसियस प्लस हाफ B2 गैसियस। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB के लिए हो जाएगी। तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, आप कैसे निकालते हैं बॉन्ड एंथैल्पी से, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको दे देगा। तो आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना गिवन है, यहाँ पर बोला गया है कितना है -100 किलोजूल, तो -100 विल बी इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कितना है x, A का A2 का कितना है x, 1 मोल के लिए था तो हाफ मोल के लिए कितना होगा x/2 प्लस B2 का कितना था x/2, 1 मोल के लिए हाफ के लिए कितना होगा x/4 माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट AB का कितना है 1 मोल बन रहा है, 1 के लिए कितना है x। ठीक है, तो -100 इक्वल टू x/2 x/4 माइनस x, तो ये कितना बचेगा x/4 माइनस x/2 मींस डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे 2x माइनस x मींस कितना हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 2x/4, तो ये कितना होगा -x/4, राइट। तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे 400, जो भी यूनिट है कितना यूनिट यहाँ पर 100 का यूनिट कितना था किलोजूल, तो ये भी कितना होगा यहाँ पर किलोजूल पर मोल। तो x क्या है यहाँ पर, A2 का बॉन्ड एंथैल्पी पूछा किसका था आपको, A2 का ही पूछा था, तो A2 का बॉन्ड एंथैल्पी कितना होगा 400 किलोजूल पर मोल।
चलिए ना सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको कैलकुलेट डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ गैसेस आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का फॉर्मूला आपको गिवन है और डिफरेंट बॉन्ड एंथैल्पी आपको गिवन है। तो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सॉलिड, सब्लिमेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट एंड बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब आपको किलोजूल पर मोल में इंफॉर्मेशन गिवन है। तो यहां से आपको बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करना है, सॉरी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, फॉर्मेशन एंथैल्पी कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए, 1 मोल प्रोडक्ट बनना चाहिए फ्रॉम एलिमेंटल स्टेज। तो कार्बन सॉलिड प्लस H2 गैस, इनकी रिएक्शन से क्या बनेगा, गैसेस आइसोप्रीन, CH2 डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, राइट। तो बैलेंस करते हैं, कितना कार्बन है, 5 कार्बन एंड कितना हाइड्रोजन है यहाँ पर 3 to 5 5 6 6 to 8, तो 4 H2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको बॉन्ड एंथैल्पी की हेल्प से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो सभी कंपोनेंट किसमें होना चाहिए, गैसेस में, बट ये क्या है, सॉलिड में। तो इसको गैसेस में चेंज करने के लिए आपको किसमें भेजना, आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन आपको देना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करें तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा, बॉन्ड एंथैल्पी यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ गैसेस रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, ठीक है। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ गैसेस रिएक्टेंट में कौन हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे कार्बन सॉलिड को आपने किस में भेज दिया, गैस में भेज दिया, तो यहाँ पे गैस में कन्वर्ट होते हैं वो क्या होगा, एटम में चेंज हो जाएगा। तो ये इसको आप कार्बन के लिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन वर्ड भी यूज में ले सकते हैं। तो कितने मोल है, 5 मोल, तो 5 मोल का एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस 4 इनटू डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन माइनस यहाँ पे कितना होगा, डेल्टा एच कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में कितने सिंगल बॉन्ड है, 1 2 सिंगल बॉन्ड, प्लस डेल्टा एच कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में कितना डबल बॉन्ड है, 2, प्लस डेल्टा एच कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 2 यहाँ पर है, 3 5 6 और 2 8, एक बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो वैल्यू पुट कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन कितना था, 700, तो 5 into 700 प्लस 4 into हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बॉन्ड एंथैल्पी कितना है, 450 माइनस 2 into कार्बन, कार्बन का बॉन्ड एंथैल्पी कितना है यहाँ पर 350 प्लस 2 into डबल बॉन्ड का कितना बॉन्ड एंथैल्पी 600 प्लस 8 into कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंथैल्पी कितना है 400, राइट। कैलकुलेट कीजिए, 7 5 जा 35, 3500 प्लस कितना हो जाएगा ये 1800 माइनस 700 प्लस 1200 प्लस 3200। तो कैलकुलेट कीजिएगा कितना 3500 एंड 5300 माइनस 700 1200 कितना 900 900 एंड कितना हो गया 5100, यही है, ठीक है। तो देख लीजिए कितना 1900 1900 2100 21 1500 और कितना इधर आ रहा है 43 53, तो कितना हो जाएगा 200 किलोजूल पर मोल यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर गैसेस आइसोप्रीन आपको मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको कैलकुलेट सल्फर सल्फर बॉन्ड एंथैल्पी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो ये 3 डेटा आपको गिवन है, C2H5S C2H5 गैसियस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, C2H5SS C2H5 गैसियस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है एंड सल्फर से गैसियस सल्फर बन रहा है उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन है। तो ये 3 इंफॉर्मेशन है, इससे आपको सल्फर सल्फर बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है। तो अगर बॉन्ड एंथैल्पी वाली टर्म पे आपको आना है तो ये क्लियर करें, जिस भी रिएक्शन से आप ये कैलकुलेशंस करेंगे सभी कंपोनेंट क्या होना चाहिए, गैसियस फॉर्म में ही होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे हम कैलकुलेट करें वो आप थोड़ा सा पहले सोचिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं कि अगर आप यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन उसको ठीक से देख पाए तो यहाँ पर इसमें और इसमें एक सल्फर का डिफरेंस आ रहा है, मींस एक सल्फर का बॉन्ड बन रहा है,
ठीक है। तो यहां से अगर रिएक्शन यहां पर आ रही है तो जो रिएक्शन होगी वहां पे बॉन्ड एंथैल्पी, एक सल्फर का बॉन्ड यहां पर बन रहा है तो वहां से शायद हम बॉन्ड एंथैल्पी को कैलकुलेट कर पाए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सभी कंपोनेंट का आपको यहाँ पर गिवन है। तो इस कंपोनेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा कि यहाँ पे 2 कार्बन सॉलिड प्लस 10 हाइड्रोजन गैसियस प्लस सल्फर सॉलिड। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तभी बोलते हैं जब सभी कंपोनेंट किसमें हो, गैसियस फॉर्म में हो। तो ये क्या होगा 5H2। जल्दी में थोड़ा सा ऊपर नीचे मिस्टेक हो जाता है तो देख लीजिए। कितना होगा C2H5 सल्फर प्लस C2H5। कार्बन भी कितना है 4, देखिए वापस से मिस्टेक, 4 कार्बन, ठीक है। तो इसका डेल्टा H फॉर्मेशन आपको गिवन है कितना -140 किलो जूल, यूनिट हम बाद में लिख लेंगे। सेकंड कितना है 4 कार्बन सॉलिड प्लस 5H2 गैस प्लस 2 सल्फर सॉलिड, क्या बन रहा है यहाँ पर C2H5 प्लस सल्फर सल्फर C2H5। इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी आपको गिवन है। अच्छा यूनिट ये देखें, स्टेट इसका जो स्टेट है वो गैसियस ही है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -200 किलो जूल पर मोल एंड सल्फर सॉलिड 2 सल्फर गैसियस आपको गिवन है। इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है -220। ओ माय गॉड, ठीक है। चलिए अब क्या हम यहां से ये रिएक्शन देख सकते हैं, ऐसी रिएक्शन बना सकते हैं जिसमें सल्फर सल्फर का बॉन्ड बन रहा हो कि हम इसमें इसका एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, C2H5 सल्फर C2H5 ये गैसियस फॉर्म में है प्लस सल्फर गैसियस फॉर्म में आ जाए और यहां से क्या बने C2H5 सल्फर सल्फर C2H5 गैसेस। तो अभी मैं इस रिएक्शन का एंथैल्पी निकाल सकता हूं क्या, यहां से बिल्कुल निकाला जा सकता है। C2H5 C2H5 कहां पर है, यहां पर, तो इसको कर दीजिए माइनस, ये किधर है इधर ही चाहिए, प्लस कर दीजिए। सल्फर गैसेस कहां पर इधर, तो इसको माइनस कर दीजिए। बाकी जो भी चीजें हैं अनवांटेड वो सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी क्या होगा, इसको डेल्टा H1 डेल्टा H2 और डेल्टा H3 बोल दीजिए। तो ये क्या होगा माइनस ऑफ डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 माइनस ऑफ डेल्टा H3, राइट। तो यहाँ पे दिस साइन आप वैल्यू पुट कीजिए, माइनस ऑफ -140 प्लस -200 माइनस -220। तो कितना होगा 140 प्लस 220 माइनस 200। तो कितना बचेगा, ये 200 ये खत्म हो जाएगा, इधर कितना बचेगा 20 ही बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा 160 किलो जूल पर मोल। इतना समझ पाए। अभी इस रिएक्शन का एंथैल्पी मिला। अब यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड एंथैल्पी कॉन्सेप्ट लगा दूं तो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट साइड बॉन्ड एंथैल्पी कौन कौन सी होगी, डेल्टा H। कार्बन सल्फर के कितने बॉन्ड है यहाँ पर, अगर आप इसको ओपन करके पुट कर दें तो यहाँ पे कार्बन सल्फर के बीच में बॉन्ड, कार्बन सल्फर के बीच में बॉन्ड, कितने बॉन्ड है 2 बॉन्ड, 2 कार्बन सल्फर, ठीक है। प्लस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड है डेल्टा H, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड है यहाँ पर, एक मिनट, यस कार्बन सल्फर के बीच में 2 बॉन्ड है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड हो गया यहाँ पे 5 बॉन्ड इधर है, 5 बॉन्ड इधर है, 5 प्लस डेल्टा H, ये C2H5 है तो क्या होगा CH3CH2, यहाँ पे CH3CH2 CH2CH3 यही होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करके पुट करूं तो यहाँ पे इसको चलिए रफली मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्या होगा CHHHCHH सल्फर CCH, इसी तरह का कुछ होगा ना। तो कार्बन सल्फर के 2 बॉन्ड हो गए, ठीक है। कार्बन 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 के भी 2 बॉन्ड हो गए। कार्बन हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 बॉन्ड इसके हो गए यहाँ पर। कार्बन हाइड्रोजन के देखो 5 लिख दिए थे 10 हो गए, ठीक है। इधर क्या कोई बॉन्ड रिक्वायर्ड होगा क्या, ये तो गैसेस फॉर्म में, इसमें तो कोई बॉन्ड है नहीं, ऑलरेडी बॉन्ड ब्रेक है इसमें। माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में देखिए यहाँ पर कौन कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पे ये और ये तो सारा कॉमन है, बट एक सल्फर सल्फर बॉन्ड एक्स्ट्रा है, तो ये सब तो रहेगा ही। 2 डेल्टा H कार्बन सल्फर प्लस 10 डेल्टा H कार्बन हाइड्रोजन प्लस 2 डेल्टा H कार्बन कार्बन प्लस डेल्टा H
सल्फर सल्फर, एक सल्फर सल्फर का बॉन्ड यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 160 किलो जूल के बराबर है। ठीक है, वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको गिवन है। अब जब आप डिफरेंस देखें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 10 बॉन्ड कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस ऑफ डेल्टा एच ऑफ सल्फर सल्फर बॉन्ड इक्वल टू 160 किलो जूल। तो डेल्टा एच ऑफ सल्फर सल्फर बॉन्ड माइनस 160 किलो जूल यहाँ पर ये हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपको बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सल्फर सल्फर बॉन्ड यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो ये एंथैल्पी मिली है वो क्यों मिली है, बिकॉज यहाँ पे सल्फर यहाँ पे अटैच हुआ है, सल्फर का बॉन्ड बना है, तो सल्फर का बॉन्ड बनने का एंथैल्पी है। तो ये एंथैल्पी तो क्या है, जब बॉन्ड बन रहा होगा। आपको कौन सा चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए डेल्टा एच यहाँ पर सल्फर सल्फर क्या होगा, यहाँ पे ये तो क्या है बॉन्ड ब्रेकिंग, सॉरी बॉन्ड फॉर्मेशन। ये जो एंथैल्पी है वो बॉन्ड फॉर्मेशन वाली है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो हमने जो एंथैल्पी निकाली वो तो बॉन्ड की एंथैल्पी निकाली, यहाँ पे तो बॉन्ड बन रहा है ना, राइट। आपको क्या करना है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एंथैल्पी चाहिए। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एंथैल्पी होगी वो कितनी होगी, 160 प्लस का 160 किलो जूल होगा, राइट। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच है वो माइनस है, तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि ये जो बॉन्ड है वो क्या होगा, ये जो एंथैल्पी कैसी है वो एक्सोथर्मिक, यानी यहाँ पे जो एंथैल्पी मिली है वो बॉन्ड के फॉर्मेशन से। देख लीजिए फिर भी यहाँ पे बॉन्ड बना है, तो जो एंथैल्पी है वो बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से है। आपको बॉन्ड के ब्रेक करने की चाहिए, तो ये तो कैसी होगी, डेफिनेटली कैसी होगी, एंडोथर्मिक ही होगी। मींस डेल्टा एच कैसा होगा, डेफिनेटली इसका पॉजिटिव ही होगा। तो डेल्टा एच ऑफ सल्फर सल्फर क्या होगा, 160 किलो जूल आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट गिवन है आपको द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक फॉस्फोरस बॉन्ड इन P4 सॉलिड into gaseous atom is 53.2 kilocalorie per mole. The bond dissociation enthalpy of H2 gas is 104.2 kilocalorie per mole. Enthalpy of formation of PH3 gas given है आपको from P4 is 5.5 kilocalorie per mole. Then the phosphorus hydrogen bond energy in kilocalorie per mole आपको बताना है, राइट। तो पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, एग्जैक्टली आपको गिवन क्या है, करना क्या है। तो जो जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले उसको लिख लीजिए और करना क्या है उसको भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, तो ही आप समझ पाएंगे कि प्रोसेस आपको क्या करना है। तो बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड गिवन है फॉस्फोरस बॉन्ड के लिए। तो फॉस्फोरस बॉन्ड का एनर्जी आपको गिवन है कितना है, यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ फॉस्फोरस बॉन्ड इज 53.2 किलो कैलोरी पर मोल। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, तो डेल्टा एच आपको गिवन है हाइड्रोजन बॉन्ड का 104.2 किलो कैलोरी पर मोल। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच फॉर्मेशन दे रखा है PH3 का हाउ मच 5.5 किलो कैलोरी पर मोल। द फॉस्फोरस बॉन्ड एनर्जी, डेल्टा एच ऑफ फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी आपको बताना है, ठीक है। तो सारी चीजें आपके पास है, बस आपको अरेंज करके सॉल्व करने की देर है। तो अगर हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करें PH3, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, P4 एलिमेंटल स्टेट से यहाँ पे PH3 का फॉर्मेशन होगा, 1 मोल PH3 बनेगा, तो ही आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। तो 1 मोल के लिए फॉस्फोरस कितना 1/4 और यहाँ पे कितना है 3/2, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन है कितना 5.5 किलो कैलोरी। अब आपको यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो इस पूरे पर हम बॉन्ड एंथैल्पी वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। तो बॉन्ड एंथैल्पी वाला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आप बॉन्ड एंथैल्पी वाला कॉन्सेप्ट तभी लगा सकते हैं जब सभी कंपोनेंट किस में हो, गैसेस में हो, और वहां पे क्या होगा, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, राइट। तो ये कितना होगा 5.5 इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट साइड यहाँ पे क्या होगा, अब फॉस्फोरस को आपको किसमें भेजना पड़ेगा, गैसियस फॉस्फोरस एटम में भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे गिवन है फॉस्फोरस का बॉन्ड एंथैल्पी दे रखा है इनटू गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए 53.2। तो यहाँ पर हम पहले इसकी बात करें कि P4 को आपको 4 फॉस्फोरस एटम में भेजना है, गैसियस, ये सॉलिड है, तो यहाँ पे 1/4 होगा, तो ये 1 फॉस्फोरस एटम प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिएगा हम पहले यहाँ पे P4 से 4 फॉस्फोरस एटम बनाते हैं। तो यहाँ पे बोला है एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी लग रहा है 53.2। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड प्रेजेंट हो गए वो पहले आपको सोचना पड़ेगा कि जो P4 का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो वहां पे कितने बॉन्ड ब्रेक करने पड़ते हैं वो आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ये तो यहाँ पे 6 बॉन्ड ब्रेक करने होते हैं। तो P4 से 4 फॉस्फोरस एटम बनाने के लिए जो एंथैल्पी लगने वाली है वो कितनी लगने वाली है, 6 × 53.2। ठीक है, तो 4 फॉस्फोरस एटम बनाने के लिए इतनी एनर्जी लगेगी। आपको कितना बनाना है, 1 फॉस्फोरस गैसियस एटम। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 1/4 किया, तो ये 1/4 यहाँ पर भी हो जाएगा और ये 1/4 यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट का बॉन्ड एंथैल्पी कितना होगा, 6 इंटू, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 3/2 हो जाएगा। और ये कितना होगा, 3 × 2 to the 4 1 5 6 to the 12 26.6। 3 × 26.6 प्लस 3/2 इंटू H2 का बॉन्ड एंथैल्पी कितना गिवन आपको, 104.2 माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट में कौन है, PH3 है। PH3 में 3 बॉन्ड आएंगे किसके, फॉस्फोरस हाइड्रोजन के, किसके बराबर होगा, 5.5 किलो कैलोरी। तो मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे आंसर निकालिए, कितना होगा, 79.8 प्लस इसको कैंसिल आउट कीजिए, 52.1 तो कितना होगा, 156.3 माइनस 3 फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड इक्वल टू 5.5। तो 5.5 को भी इधर लेके आ जाइए, तो कितना होगा, 79.8 प्लस 156.3 माइनस 5.5 इक्वल टू 3 एंथैल्पी ऑफ फॉस्फोरस हाइड्रोजन। डिफरेंस लीजिए, कितना होगा यहाँ पर, ये 5.5 को इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना होगा, 74.3 प्लस 156.3 इक्वल टू 3 डेल्टा H ऑफ फॉस्फोरस हाइड्रोजन। तो कितना, यही सेम सही है क्या कैलकुलेशन, 74.3। ठीक है, तो कितना, 3 2 6 6 4 10 7 and 6 13 2 30.6। देखिए कैलकुलेशन, 3 3 6 6 4 10 0 6 13 1 2 इक्वल टू 3 डेल्टा H ऑफ फॉस्फोरस हाइड्रोजन। तो डेल्टा H ऑफ फॉस्फोरस हाइड्रोजन कितना होगा, 230.6/3। तो कितना, देयर इज समथिंग रॉन्ग कैलकुलेशन, 3 गुना 6 6 4 10 0 6 6 230। तो ये कितना हो रहा है, अच्छा ठीक है, कितना हो रहा है, 7 3 21 23 7 6 3 18 27 कितना आ रहा है, 76.8 कैलोरी यहाँ पे इसका बॉन्ड एंथैल्पी हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लैटिस एंथैल्पी। क्या है लैटिस एंथैल्पी, होपफुली आप इसके साथ फेमिलियर होंगे। आपने पेरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग में इस बात को पढ़ा हुआ भी कि लैटिस एंथैल्पी क्या होता है। फिर भी लैटिस एंथैल्पी क्या है, 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड को इसके गैसियस आयन में ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। और द एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स गैसियस आयन इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी। राइट, अब आयनिक कंपाउंड जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगने वाली है, तो लैटिस एंथैल्पी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो लैटिस एंथैल्पी को कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मेशन एंथैल्पी का हेल्प लेंगे, उससे हम यहाँ पे बात करेंगे। अच्छा, आपको आयनिक कंपाउंड को अगर डिसोशिएट करना है तो आपको एनर्जी क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। तो जो लैटिस एंथैल्पी होता है वो प्रोसेस कैसा होगा, यहाँ पर एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है, तो लैटिस एंथैल्पी हम कैसे, बॉन्ड हैमर साइकिल होपफुली आपने पढ़ा होगा। फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर NaCl का, कि आपको इस NaCl कंपाउंड का लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मेशन एंथैल्पी की बात करें तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कब बोला जाता है, जब 1 मोल ऑफ कंपाउंड बन रहा हो फ्रॉम एलिमेंटल स्टेट। तो यहाँ पर सोडियम एलिमेंटल स्टेट, क्लोरीन एलिमेंटल स्टेट, इनकी रिएक्शन से जब NaCl बनेगा तो यहाँ पर NaCl सॉलिड, तो यहाँ पे जो एंथैल्पी इन्वॉल्व होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन।
1 मोल कंपाउंड बनना चाहिए एलिमेंटर से, तो क्लोरीन कितना होगा, हाफ सी। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें लेटिस एंथैल्पी लेना है तो लेटिस एंथैल्पी कब बोला जाता है, जब वहां पर 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड अपने गैसियस आयंस में ब्रेक होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसा होता है, एंडोथर्मिक। हम इससे थोड़ा सा उल्टा देखते हैं। हम यहाँ पर आयनिक गैसियस आयंस को रिएक्ट करा के 1 मोल ऑफ सॉलिड बनाएंगे, तो वहां पे जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक, बट जो एनर्जी निकलेगी वो किसके बराबर होगी, मैग्नीट्यूड में लेटिस एंथैल्पी के बराबर। तो अगर हम यहाँ पे गैसेस आयंस बनाना चाहें तो उसके लिए हमें इनको गैसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हमें सोडियम को गैस में कन्वर्ट करना है तो क्या देना पड़ेगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, सभी हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं, बाकी जैसा आपको क्वेश्चन में गिवन है हम वैसा ही लेंगे। ठीक है, अब हमने सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया तो आपको एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन देना पड़ेगा। गैस को अगर आप यहाँ पर आयंस में कन्वर्ट करना चाहें, बिकॉज हमें गैसेस आयंस बनाने हैं, तो सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट, क्लोरीन को अभी हमें क्या गैसियस आयंस बनाना है Cl-, तो Cl- गैसियस आयन बनाना है, ये तो ऑलरेडी गैसियस ही है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल को ब्रेक करके क्लोरीन एटम बनाना है। तो हमें यहाँ पे इसको ब्रेक करने के लिए क्लोरीन एटम बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देना पड़ेगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है वो 1 मोल यहाँ पे क्लोरीन के एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड होगी, 1 मोल के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पर ये क्या है, हाफ मोल, तो हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, क्लोरीन से क्लोरीन आयन बनाना है, तो यहाँ पे कौन सा एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको सॉलिड से गैस में भेजना है तो एनर्जी देनी पड़ी, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ा तो एनर्जी देनी पड़ी, एंडोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड को ब्रेक करना है, एनर्जी देनी पड़ी, एंडोथर्मिक प्रोसेस। बट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये वाला प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है। अब आपके पास सोडियम आयन प्रेजेंट है, Cl- आयन प्रेजेंट है, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, NaCl सॉलिड यहाँ पर बना लेंगे। तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव आयन के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इनका जो इंटरेक्शन है, बॉन्ड बनने का जो प्रोसेस है वो कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे जो एनर्जी निकलेगी वो किसके बराबर होगी, लेटिस एंथैल्पी के बराबर ही होगी। बट ये प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। ये बाकी सभी एंडो। सब्लिमेशन कैसा होगा, एंडो होगा। आयोनाइजेशन कैसा होगा, एंडो होगा, राइट। तो हम क्या बोलते हैं, हेस लो क्या बोलता है, रिएक्शन को आप एक स्टेप में कंप्लीट करें या मल्टीपल स्टेप में, तो वहां से हम क्या बोल सकते हैं, वहां पर एक स्टेप में कंप्लीट करें या मल्टीपल स्टेप में, एंथैल्पी चेंज दोनों में क्या होता है, बराबर। तो एक स्टेप में कंप्लीट करिए या मल्टीपल स्टेप में, एंथैल्पी चेंज क्या होगा, बराबर। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसके बराबर होगा, डेल्टा H नॉट ऑफ सब्लिमेशन प्लस डेल्टा H ऑफ आयोनाइजेशन प्लस हाफ ऑफ डेल्टा H ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन प्लस डेल्टा H ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन प्लस डेल्टा H ऑफ लेटिस एंथैल्पी। तो ये क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इन सब की फॉर्म में आपको वैल्यू मिलेगा। ठीक है। तो जो क्वेश्चंस होता है उसमें आपको फॉर्मेशन, एंथैल्पी, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन, बॉन्ड एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी सभी गिवन रहती है। आपको लेटिस एंथैल्पी पूछी जाती है, तो यहाँ से आपको लेटिस एंथैल्पी का वैल्यू मिलेगा। बट ध्यान रखिए कि यहाँ पे लेटिस एंथैल्पी क्या है कि जब आप NaCl को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देंगे तो जो एनर्जी वहां पे आपको देनी पड़ेगी वो ही लेटिस एंथैल्पी होगी। तो यहाँ पे लेटिस एंथैल्पी है आयनिक सॉलिड को ब्रेक करने के लिए लगने वाली एनर्जी। तो वो प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक। यहाँ पर जो ये लेटिस एंथैल्पी मिलेगी वो कैसी मिलेगी, आपको नेगेटिव मिलेगी। तो आपको जो आंसर देना है वो पॉजिटिव लेटिस एंथैल्पी की टर्म में देना है, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड रेजोनेंस एनर्जी। अब हाइड्रोजनेशन क्या है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें कि 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड बॉन्ड को यहाँ पे आप हाइड्रोजनेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो वहां पे जो एनर्जी इन्वॉल्व रहेगी वही क्या होगी, हाइड्रोजनेशन एनर्जी। तो इट इज द हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ एनी अनसैचुरेटेड बॉन्ड गेट हाइड्रोलाइज्ड कंप्लीटली, यानी अनसैचुरेटेड से उसको किस में कंप्लीट करना है, सैचुरेटेड में कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे बिकॉज बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजनेशन में क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। तो यह हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो यहाँ पर
सपोज आपको दे रखा है CH2 इथीन, तो इसका हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक रहने वाला है। तो यहाँ पे CH3 यहाँ पर सपोज अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया, ठीक है। अच्छा, स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग बात करें तो ये लेस स्टेबल होगा, यहाँ पे अनसैचुरेशन खत्म हो चुकी है तो ये मोर स्टेबल कंपाउंड होगा, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। तो सपोज यहाँ पे माइनस अल्फा ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है। सेकंड, सपोज हम बात करें यहाँ पे इसमें 1 2 3 4 5 1 and 4 पेंटीन की हम बात कर रहे हैं, इसका हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, बैलेंसिंग कर देते हैं। बैलेंसिंग में कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिएगा कि यहाँ पर अगर हम बात करें इस बॉन्ड और इस बॉन्ड में, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, क्या यहाँ पे कंजुगेशन होगा, क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड दोनों एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं रख रहे हैं, इसका और इसका कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर अगर अल्फा हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी थी तो यहाँ पे दो बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन होगा तो कितना हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी होगा, -2 अल्फा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है इसलिए, ठीक है। अब इसमें ही हम बात करें, सपोज आपको गिवन है CH3 CH2 CH2 CH3, सपोज इसको कर दीजिए ब्यूटीन, ठीक है। ये आपको 1 and 3 ब्यूटीन गिवन है। अब हम इसका हाइड्रोजनेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजनेशन करने के लिए हम यहाँ पे हाइड्रोजन इसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, CH3 CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पे भी क्या है, दो बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एंथैल्पी की बात करें तो डेल्टा H यहाँ पे थ्योरेटिकल हम कितना बोलेंगे, -2 अल्फा। थ्योरेटिकल क्यों, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। बट एक्चुअली यहाँ पे ये दोनों पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में होंगे, रेजोनेंस में होंगे। रेजोनेंस में होंगे तो जो यहाँ पे कॉनिकल फॉर्म होगी, जहाँ पे जिसका जो रेजोनेंस हैबिट होगा उसकी स्टेबिलिटी इसके रेस्पेक्ट में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर हम यहाँ पे थ्योरेटिकली इसकी बात करें, इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या रहने वाली है, ज्यादा रहने वाली है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अगर आप यहाँ पर थ्योरेटिकल देखेंगे तो थ्योरेटिकली तो आप यही सोचेंगे कि यहाँ पे कितना एंथैल्पी इन्वॉल्व होना चाहिए, -2 अल्फा, यानी 2 पाई बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन हो रहा है। बट एक्चुअली यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल हाइड्रोजनेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, यहाँ पे 2 अल्फा से कम होगी, यानी लेस एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि कंपाउंड ही क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेबल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको हम यहाँ पर इसको ड्रॉ करें, एनर्जी डायग्राम एंथैल्पी का, यहाँ पर एंथैल्पी का लेवल अगर हम देखें कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि एक ये वाला स्ट्रक्चर है और एक इसका वहां पे रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसमें हमने रेजोनेंस का कंसीडरेशन नहीं किया है, और जिसमें रेजोनेंस का कंसीडरेशन करेंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो अगर हम यहाँ पे एनर्जी के अकॉर्डिंग इनको ड्रॉ करें तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, CH2 CH CH CH2, यहाँ पर रेजोनेंस इसमें प्रेजेंट होगा, तो रेजोनेंस की वजह से क्या होगी, थोड़ी एक्स्ट्रा स्टेबल स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। अब ये तो सपोज यहाँ पे हमने बात की, ये जो यहाँ पर हमने रेजोनेंस का कंसीडरेशन नहीं किया, बट अगर हम रेजोनेंस का कंसीडरेशन करें तो ये जो ब्यूटीन है, एक ज्यादा लगा दिया है, ये हो गया ब्यूटीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ब्यूटीन है उसमें एनर्जी, इसकी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, कंपैरेटिवली कम होगी, एक्स्ट्रा स्टेबल होने की वजह से, ठीक है। अब जब आप इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हाइड्रोजनेशन पे क्या होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, एन ब्यूटेन। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है, और यहाँ पर जो एन ब्यूटेन है वो इनके रेस्पेक्ट में एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। तो एक्सोथर्मिक है तो क्या करेगा, ये अपनी कुछ एनर्जी का लॉस करके किस में चेंज हो जाएगा, एन ब्यूटेन में। तो ये दोनों ही किस में चेंज होने वाले हैं, एन ब्यूटेन में चेंज होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम एनर्जी के बेसिस पे बात करें तो यहाँ पे एन ब्यूटेन इन दोनों से ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसका जो अनसैचुरेशन है वो खत्म हो गया। यहाँ पे ये लेस रिएक्टिव और एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। इन दोनों में मोर स्टेबल कौन होगा, जहाँ पे रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी क्या होगी, इसकी इंक्रीज होगी। तो जब आप हाइड्रोजनेशन करेंगे तो इतनी एनर्जी यहाँ पर इसमें हाइड्रोजनेशन पे
बाहर निकलेगी, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो इतना एनर्जी यहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस में बाहर निकल जाएगा। कब? थ्योरेटिकल, अगर आप रेजोनेंस कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअली रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो डेल्टा एच एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल, एक्चुअल भी बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर इतना एनर्जी इसमें बाहर निकल रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल है वो रेजोनेंस की वजह से इतनी एनर्जी से एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे रेजोनेंस किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो रेजोनेंस की वजह से उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होती है? एक्स्ट्रा, वो मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है, और जितनी एनर्जी से वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। तो जो थ्योरेटिकल, इन दोनों का डिफरेंस लें, ये क्या हो जाएगा? थ्योरेटिकल एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, और ये क्या होगा? एक्चुअल एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको क्या दे रहा होगा? रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा? डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन थ्योरेटिकल माइनस डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन एक्चुअल। ठीक है, होपफुली ये बात तो आपको डेफिनेटली पता है कि रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल क्या होता है? एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो अगर आप रेजोनेंस कंसीडर नहीं करेंगे तो इतना एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन लगना है, और अगर आप रेजोनेंस कंसीडर करेंगे तो इतना एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन आपको लगना है। यहाँ पे कम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, यहाँ पर ज्यादा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन रहने वाला है। तो अब इसके एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन पे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली है, यानी मोर एक्सोथर्मिक होगा, ये लेस एक्सोथर्मिक होगा। वही हमने यहाँ पर बात की है कि एक्चुअल एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन थ्योरेटिकल से कम रहने वाली है, और इन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा? रेजोनेंस एनर्जी। चलिए, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल और एनर्जी ऑफ कैनोनिकल फॉर्म का डिफरेंस। तो नॉर्मल मॉलिक्यूल का जो एनर्जी और उसके रेजोनेंस हाइब्रिड का जो एनर्जी, उन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा? रेजोनेंस एनर्जी। मींस यहाँ पे मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर एनर्जी से एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल बात कर लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि सपोज आपको साइक्लोहेक्सेन गिवन है, एक सिंगल बॉन्ड है, उसका हम यहाँ पे हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक सिंगल पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो हाइड्रोजनेशन एनर्जी होता है वो -29 किलो कैलोरी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, -29 किलो कैलोरी पर मोल होता है। यहाँ पे हमने दो बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन किया है, इन दोनों पाई बॉन्ड के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो इंटरेक्शन नहीं है तो यहाँ पे दो पाई बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन हो रहा है, तो एक पाई बॉन्ड के लिए जितनी एनर्जी होगी उससे जस्ट डबल यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए, और उतनी ही प्रोड्यूस होगी जब यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे -58 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब हमने यहाँ पर ऐसा पाई बॉन्ड, ये दो पाई बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन होगा। तो अगर हम थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट करें तो यहाँ पे दो पाई बॉन्ड के लिए एनर्जी कितना होगा? थ्योरेटिकली इसका डबल, थ्योरेटिकली तो इतना ही होगा, बट एक्चुअली क्या होगा? यहाँ पर ये दोनों आपस में कॉन्जुगेशन में होंगे, रेजोनेंस में होंगे, तो ये मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। तो जो रेजोनेंस एनर्जी आप प्रेडिक्ट कर रहे होंगे वो रेजोनेंस एनर्जी आपको यहाँ पर जो एनर्जी आप प्रेडिक्ट कर रहे होंगे हाइड्रोजनेशन, वो यहाँ पर नहीं मिलेगी। एक्चुअली यहाँ पे कितनी मिलती है? -55.56, यानी यहाँ पर एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे एनर्जी कम प्रोड्यूस हो रही है। इन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा? रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी कितना? -2.44। ये नेगेटिव है, मींस एक्सोथर्मिक है, यानी इतनी एनर्जी जब रेजोनेंस होगी तो ये एनर्जी, ये मॉलिक्यूल इतनी एनर्जी को लॉस करके एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, और जिसका एनर्जी कम होता है वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको गिवन है बेंजीन। बेंजीन का अगर हम थ्योरेटिकल हाइड्रोजनेशन एनर्जी की बात करें तो एक पाई बॉन्ड के लिए कितना? -29 किलो कैलोरी लगने वाला है। तो तीन पाई बॉन्ड के लिए कितना लेगा थ्योरेटिकली? -87। बट हमें पता है बेंजीन में भी रेजोनेंस होता है, तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो अगर हम रेजोनेंस कंसीडर करते हुए बात करें तो एक्चुअल यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली आपको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी मिलेगी? -51 किलो कैलोरी पर मोल। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही क्या होगा? रेजोनेंस एनर्जी, यानी उतनी एनर्जी से यहाँ पे बेंजीन एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया होगा। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन थ्योरेटिकल माइनस एक्चुअल। थ्योरेटिकल कितनी है? -87, और एक्चुअल कितनी है? -51। तो इन दोनों का डिफरेंस ही क्या है यहाँ पर? रेजोनेंस एनर्जी, राइट। तो प्यारे बच्चों, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से उसको समझते हुए सॉल्व करना है। थोड़ा सा यहाँ पे आप ये सोचिए कि यहाँ पर जो एनर्जी निकल रही है वो थ्योरेटिकल क्या है? ज्यादा है, और एक्सपेरिमेंटल कम है। इसका मींस ये मॉलिक्यूल क्या होगा? एक्स्ट्रा स्टेबल रहने वाला है। इन दोनों का एनर्जी तो दोनों केस में ही क्या होगा? सिमिलर होगा, बट इन दोनों का एनर्जी क्या है? दोनों के केस में डिफरेंट होगा। यहाँ पे आपने रेजोनेंस कंसीडर नहीं किया और यहाँ पर रेजोनेंस कंसीडर किया है, तो जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा? रेजोनेंस एनर्जी होगा, यानी इतनी एनर्जी से रेजोनेंस हाइब्रिड इस मॉलिक्यूल से एक्स्ट्रा स्टेबल होगा।
तो आप इसको ठीक से रिवाइज कीजिए, ठीक से पढ़िए, ताकि जो आगे के क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो आपको ठीक से समझ में आए। आज तक के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। गिवन आपको द एंथैल्पी ऑफ कंबशन एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ हाइड्रोजन साइक्लोहेक्सीन आपको तीन का कंबशन गिवन है, हाइड्रोजन, साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सीन आर -241, -3920 एंड -3717 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। देन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन इन किलो कैलोरी पर मोल अप्रोक्सीमेटली। आपको किलो कैलोरी पर मोल में आपको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन बताना है साइक्लोहेक्सीन का। तो वीडियो को पॉज कीजिए, कैलकुलेशन बहुत मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर पाएंगे। तो गिवन आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन हाइड्रोजन का H2 का कंबशन करते हैं हाफ O2 के साथ रिएक्शन, तो H2O बन जाएगा। तो ये दे रखा है आपको कितना -241। एंथैल्पी ऑफ साइक्लोहेक्सेन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है, तो कितना 6CO2 + 6H2O। डेल्टा H गिवन आपको कितना -3920 कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, 12 and 6 18, 9 O2 ही आना चाहिए। एंड साइक्लोहेक्सीन प्लस O2 तो कितना हो जाएगा 6CO2 प्लस 5H2O, इतना ही होगा। ठीक है, तो डेल्टा H इसका गिवन आपको कितना -3717, ये 3920। अब आपको पूछा है द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, तो बैलेंस कर दिए 6 2 जा 12, 12 and 5 कितना होगा 17, तो 17 का हाफ कितना, ये 17/2। तो आपको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन बताना है, तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा यहाँ पे, इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करके साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट कर दें, तो यही क्या होगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस साइक्लोहेक्सेन को यहाँ रखना है, इसको प्लस करें, इसको माइनस करें, इसको प्लस कर दें, तो डेल्टा H1, डेल्टा H2 और डेल्टा H3 अगर हम बोलते हैं तो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H3 माइनस डेल्टा H2। तो डेल्टा H क्या बोलेंगे, डेल्टा H1 कितना है यहाँ पर -241 प्लस -3717 माइनस -3920, तो कितना हो जाएगा ये 718415729 कितना हो रहा है -3958 प्लस 3920। तो डेल्टा एच कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस देख लें कितना 20 और 58, तो कितना डिफरेंस आ रहा है ये -38 किलो जूल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इन किलोजूल। आपको किस में पूछा है, कैलोरी में पूछा है, तो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे -38/4.2, तो ये नियर बाय 9 कैलोरी आपको मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप इसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन है द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन, दोनों ही लिक्विड फॉर्म में गिवन है at 25 डिग्री सेल्सियस are -156 and 49 kilojoule per mole respectively. The standard enthalpy of hydrogenation of cyclohexene at 25 degree Celsius is -119 kilojoule per mole. Use this data to estimate the magnitude of resonance energy of benzene. तो resonance energy of benzene निकालना है, ये तो क्लियर होना चाहिए कि जो resonance energy वो कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। तो ये कैलकुलेट करने के लिए देख लें, बोला है द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन आपको बनाना है, कहां से बनेगा, कार्बन से। सॉलिड यहाँ पर जो है सभी एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए, तो ये साइक्लोहेक्सेन आपको बन गया। इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन है, डेल्टा एच फॉर्मेशन कितना है -156 किलोजूल पर मोल। एंड बेंजीन के लिए कार्बन प्लस 3H2 गैस, कार्बन को बैलेंस कीजिए 6 कार्बन और कितना बेंजीन यहाँ पर बन जाएगा। इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना गिवन है आपको 49 किलोजूल पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट बोला है द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन बोला गया है, तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा साइक्लोहेक्सीन का, यहाँ पे बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। इसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना बोला है -119 किलोजूल पर मोल। अब आपको रेजोनेंस एनर्जी
बताना है। रेजोनेंस एनर्जी अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए और फिर चेक कीजिए। देखिए यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, बेंजीन का अगर मैं हाइड्रोजनेशन कर दूं तो बेंजीन का हाइड्रोजनेशन करने पर यहाँ पर क्या होगा 3s2, ये यहाँ पर ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है एक बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन होगा तो कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे -119। 3 बॉन्ड का अगर मैं हाइड्रोजनेशन निकाल दूं तो डेल्टा H हाइड्रोजनेशन ये कौन सा होगा, थ्योरेटिकल में एक बॉन्ड की हेल्प से 3 बॉन्ड का निकाल रहा हूं, बट एक्चुअली यहाँ पे वो सिमिलर रहने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल क्या होगा, एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। तो जो मैं हाइड्रोजनेशन एनर्जी निकाल रहा हूँ वो क्या होगा, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल वाला नहीं होगा, एक्चुअल नहीं होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बेंजीन से यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन के हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी की बात कर रहा हूँ, तो ये कितना होगा -119 into 3 के इक्वल 27 5 -357 किलो जूल। ठीक है, ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन आपको थ्योरेटिकल मिलेगी। अब आपको एक्सपेरिमेंटल भी निकालनी है, उसके लिए हम क्या करें, आपके पास डेटा जो है उससे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको डेटा ऊपर गिवन है, आपको बेंजीन का साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन और बेंजीन का फॉर्मेशन गिवन है। क्या हम यहाँ पे किसका फॉर्मेशन गिवन है आपको, साइक्लोहेक्सेन का है, साइक्लोहेक्सेन यस। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्जन की एंथैल्पी देख सकते हैं क्या हम बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन की एंथैल्पी कन्वर्जन देख सकते हैं क्या। तो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इन दोनों का आपस में कन्वर्जन कर देंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो भी हम क्या कंसीडर करेंगे, एक्चुअल वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो डेल्टा H हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन एक्चुअल, तो ये कितनी होगी, यहाँ पे बेंजीन इधर है तो इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, तो डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2, तो डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2, तो कितना होगा -205, चेक करें -205 किलो जूल। तो ये आपको मिला एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्चुअल और ये थ्योरेटिकल। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, डेल्टा H थ्योरेटिकल माइनस डेल्टा H एक्चुअल, तो थ्योरेटिकल हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी माइनस एक्चुअल हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी, तो कितना होगा -357 -205, तो कितना होगा -357 प्लस 205, तो ये कितना हो रहा है -152 किलो जूल। तो ये क्या हो जाएगा, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, राइट। तो प्यारे बच्चों, जो हमने क्वेश्चंस किए हैं आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से सोल्व कीजिए। जितने भी सारे थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको चीजें इजीली कवर में आ पाएगी या कमांड में आ पाएगी। तो आज तक के लिए इतना ही काफी है। थर्मोकेमिस्ट्री हमारा यहीं पर खत्म होता है। नमस्कार।